नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? तो आज का वीडियो मैंने कोशिश किया बहुत इंटरेस्टिंग सा इसका प्रेजेंटेशन बनाने का, क्योंकि बहुत बोरिंग सा जब वही सिर्फ वर्ड्स और पीपीटी वो सब तो आपको बुक्स में भी मिल जाता है ना, तो मन नहीं करता विजिबल, मतलब अच्छा नहीं दिखता है आंखों को, तो बोर हो जाता है हम लोग, नींद आ जाती है। तो इसी का फायदा हमें कहाँ मिलता है? यूट्यूब की क्लासेस में मिलता है कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा पीपीटी बना के दिया जा सकता है, राइट? क्योंकि मैं तो बहुत डफर स्टूडेंट, मेरे से नहीं हो पाता है बुक्स में से पढ़ पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन वगैरह चाहिए होता है, ताकि जब मैं एग्जाम में बैठूं तो मुझे कम से कम वो पिक्चर्स याद रहे, राइट? जब वो पिक्चर्स याद रहेंगी तो वर्ड्स याद ना भी रहे तो पिक्चर्स एटलीस्ट वो क्वेश्चन को एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू सोल्व कर पाऊं। एलिमिनेशन टेक्निक लगाई जाती है जब आप एमसीक्यूज सोल्व करते हैं, राइट? ये मैं आपको बताऊंगी एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है। एमसीक्यू सोल्व करने की टेक्निक है जिससे आपको अगर आंसर नहीं भी आता है तो भी चांसेस हो जाते हैं कि आपका करेक्ट जाए आंसर। तो आज का टॉपिक है प्लानिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें से हमने आज का टॉपिक चूज किया है प्लानिंग। सबसे पहले तो मेरी एक एडवाइस आपको, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो तो इसका सिलेबस देखकर डरना नहीं है कि अरे एक एग्जाम के लिए एक ही टाइम पर पढ़ सकते हो, नहीं। ये लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, डीएसएसबी करके या फिर यूपी टैट है या पीजीटी वगैरह, जितने भी एचटेट वगैरह के एग्जाम में सबका सिलेबस आप रिलेट करके देखो, कहीं ना कहीं एनटीए का सिलेबस भी इन सबसे रिलेट करता हुआ ही मिलेगा आपको। सीटेट का पहला पेपर और एनटीए का पहला पेपर लगभग ही सेम ही है नेट का। तो आप जब रिलेट करोगे तो आप पाओगे कि ये वाला यूनिट आपको कहाँ मिलता है? क्लास 12 में। क्लास 12 बिजनेस मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का है उसमें आपको ये मिल जाता है, बिजनेस स्टडीज की बुक में। तो बजाय इसके कि ऑथर्स की बुक बताई गई है कि ये बुक ले लो वो बुक ले लो, ग्रेजुएशन में होती थी हमारे पास, उन सब की जरूरत नहीं है। आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करो, राइट? तो मैं आपको बोलूंगी बहुत बेसिक बुक्स होती हैं, आप आराम से खुद से भी पढ़ सकते हो, इतनी इजी लैंग्वेज है। एनसीईआरटी उठा लो, कुछ और नहीं तो क्लास 12 की मैनेजमेंट की एनसीईआरटी उठा लो, कॉमर्स की, और आप बेस स्ट्रॉन्ग करो अपना। आपको वो हैवी हैवी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेस पे काम करो, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, राइट? तो ये वाला आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मिलता है। मैं सारे फंक्शंस एक साथ ना करके आज की क्लास में सिर्फ प्लानिंग की बात करेंगे, हम सिर्फ प्लानिंग। इसके 5 फंक्शंस आपको पता है। प्लानिंग, पी से प्लानिंग, राइट? ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग। क्या बन गया? पोस डी सी। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट याद हो गए? क्या है? 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, पोस डी सी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम देखेंगे प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग हम लोग नहीं करते हैं, हर चीज की प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना। आप एग्जाम्स को पढ़ने जा रहे हो तो अभी आप प्लानिंग कर रहे हो, एग्जाम का सेंटर कहीं दूर आ गया किसी और स्टेट में, तो आप उसके लिए भी प्लानिंग करते हो कि कैसे जाएंगे, कैसे टिकट्स मिलेंगे, कहाँ रुकेंगे, फिर एग्जाम कैसे देने पहुंचेंगे। वो सब प्लानिंग की आपने, लेकिन वो प्लानिंग क्या की? एडवांस में ही कर ली ना, कि 15 दिन बाद जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज ही प्लानिंग कर लिया आपने। तो आप क्या यहाँ से क्या रिलेट करोगे कि जैसे आप 15 दिन पहले प्लान कर लेते हो, ऐसे ही मैनेजमेंट क्या करता, हो सकता है साल भर या 10 साल पहले ही प्लान कर ले किसी चीज के लिए। तो एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। क्या और कैसे को एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, कौन? प्लानिंग के अंदर, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं हम? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, और फिर कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, राइट? पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर उनको अचीव करने का, कैसे अचीव करेंगे उनको, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। जब आपने बोला ना व्हाट टू डू, तो आपने क्या किया? ऑब्जेक्टिव सेट किया, राइट? जब आपने बोला ना हाउ टू डू, कैसे करेंगे, तब आपने उसका कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर लिया कि कैसे करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया उसको अचीव कैसे करेंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। आप टाइम पीरियड रखते हो कि 1 साल के अंदर मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कि भाई 1 साल के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 साल के अंदर अपना टर्नओवर 1 करोड़ पहुंचाना है, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। फिर मैंने देखा कि उस 1 करोड़ के जो टर्नओवर है उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा अपने बिजनेस में 1 साल के अंदर, तो वो क्या हो गया? मेरा कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, राइट? तो अलग अलग प्लान्स होंगे ना 1 करोड़ का, या तो मैं सेल्स बढ़ाऊं, या मैं अपने प्राइजेस बढ़ा दूं सामान के क्योंकि मेरी डिमांड ज्यादा है, राइट? या मैं प्रोडक्शन इतना हाई लेवल पे करूं, लोगों को डिस्काउंट दे करके सामान बेचना शुरू कर दूं, तो कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए? अलग अलग तरीके हैं उस 1 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचने के लिए, अलग अलग तरीके हैं। मैं कौन सा तरीका चूज करूं वो मेरी मर्जी है, जो मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगा।
तो प्लानिंग क्या कहता है, एडवांस में डिसाइड कर लो आप कि क्या करना है और कैसे करना है। इतना सीख लिया, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की, कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। प्लानिंग तो पता है मैं एडवांस में डिसाइड कर लेना, लेकिन इतना जरूरी क्या है कि हम इसको स्किप नहीं कर सकते, प्लानिंग छोड़कर किसी और फंक्शन पर पहुंच जाए सीधा। सबसे पहले प्लानिंग ही क्यों करें, क्योंकि प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है। प्लानिंग आपको बताएगी कि आपको किस साइड, किस ओर जाना है, अपने बिजनेस को किस तरफ डायरेक्ट करना है। आपके रिस्क को रिड्यूस कर सकती है प्लानिंग, क्योंकि आप प्लानिंग में पहले ही एडवांस में डिसाइड कर चुके हो कि ये दिक्कत आ सकती है और हमें इनको कैसे ओवरकम करना है, इन परेशानियों से कैसे निपटना है बिजनेस के अंदर, वो आप पहले डिसाइड कर चुके हो। रिड्यूसेस ओवरलैप एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग, कभी कभी जब आपने प्लान नहीं कर रखा है तो हो सकता है 10 लोग मिलकर एक ही काम करें, लेकिन आपने प्लान कर लिया कि ये वाली ड्यूटी इसकी है, ये वाली ड्यूटी इसकी रहेगी, वो वाला ड्यूटी उस डिपार्टमेंट का है। तो अब हर डिपार्टमेंट एक ही काम नहीं कर रहा है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग ड्यूटीज कर रहा है। तो ओवरलैपिंग क्या होता है, जब एक ही काम को 2-3 लोग कर रहे हैं, राइट। जैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है, ये वाला डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अलग वाला अपना अलग से अकाउंटेंट बिठा रखा है, तो ओवरलैपिंग होगी ना, अलग अलग जगह अकाउंटेंट बैठे हुए हैं। क्या जरूरत है, एक ही अकाउंटेंट सबका संभाल सकता है ना, तो अब एक ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट रखिए और वो सबकी एक्टिविटीज को देख लेगा, तो ओवरलैपिंग नहीं हुई, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं गए आपके। प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। जब आप प्लानिंग एडवांस में कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, तो आपको अलग अलग आइडियाज मिलेंगे और आप प्रमोट करते हो नए नए आइडियाज को कि यार अगर फ्यूचर में मेरे बिजनेस में ये दिक्कत आएगी तो मुझे इसके लिए अभी से प्लान करके चलना है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, आपके डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपने पहले से ही स्टैंडर्ड्स बना रखे होंगे। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए बिजनेस का, राइट, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगी, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लूंगी। फिर है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, और अब इसी स्टैंडर्ड के बेस पर मैं अपने बिजनेस को कंट्रोल करने वाली हूँ, सारी एक्टिविटीज को इसी के बेस पे कंट्रोल करूंगी। ये सब पर्पज है, ये सब भी इंपॉर्टेंस में ही आ जाते हैं। अगर आप बेनिफिट्स और पर्पज को अलग से पढ़ें तो आपकी मर्जी, अदरवाइज ये सब एक ही जगह आ जाता है, आप इन सबको इंपॉर्टेंस में काउंट कर सकते हो। अब देखिए फीचर्स क्या है प्लानिंग के, तो फीचर्स क्या रहेंगे, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के ऊपर फोकस किया जाता है। दूसरी बात, ये प्राइमरी फंक्शन है, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन ही प्लानिंग है। परवेसिव, आप बोल सकते हो यूनिवर्सल, हर जगह प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मिडल वाले भी प्लान करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, लोअर लेवल वाले अपने अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। तो मैनेजमेंट के हर लेवल पर प्लानिंग चल रही होती है, राइट, किसी एक का नहीं है प्लानिंग फंक्शन, हर मैनेजर अपने लेवल पर प्लानिंग कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि आज एक बार बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बार आपने प्लानिंग कर ली उसके बाद भूल जाओ प्लानिंग को, ऐसा नहीं है, हर साल प्लान करना है आपको। आप जो प्लान करते हो मोस्ट प्रोबेबली आप एक ही साल का प्लान बना रहे होते हो, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर भी 1 साल का होता है ना, अगले साल फिर आपको अगला प्लान बनाना है, नेक्स्ट ईयर फिर आपको नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाना है, तो कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा आपको प्लानिंग करती रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं एक बार कर लिया और बस भूल जाओ, अब तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, अब क्या जरूरत है, तो ऐसा नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है, चलता रहेगा। फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर को ध्यान में रखकर, मैंने बोला ना एडवांस में डिसाइड कर लिया आपने कि एग्जाम देने दूसरे स्टेट में जाना है तो कौन सी बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे, जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, फिर एग्जाम सेंटर तक ऑटो से जाएंगे कि चलकर जाएंगे, कैसे जाएंगे, सब आपने एडवांस में डिसाइड कर लिया। तो प्लानिंग में हम यही करते हैं बिजनेस में भी, कि सब कुछ एडवांस में डिसाइड कर चुके होते हैं। अब देखिए लिमिटेशंस क्या होते हैं, रिजिड होता है, आपने एक बार जो प्लान कर दिया अब पूरे साल अब लगभग वही प्लान फॉलो करेंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे उस प्लान में। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, क्योंकि रिजिड आपने एक बार प्लान कर दिया, अब सारा बिजनेस उसी के बेस पर चल रहा है, लेकिन बिजनेस कहाँ काम करता है, बिजनेस का जो एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट वो क्या है, डायनामिक है, उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, आप उनको कैसे कंट्रोल करोगे। तो डायनामिक एनवायरमेंट में प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि साल के शुरू में आपने प्लान कर लिया, उसके बाद पूरे साल भर में हो सकता है कुछ नई प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई अलग सिचुएशन आ जाए जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, और अब उसके लिए हम कोई क्रिएटिविटी, कोई अलग से कुछ हैंडल करने का तरीका है ही नहीं, जो प्लान कर रखा था शुरू में वही आज भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, कुछ नया नहीं लेकर आओगे, जो शुरू में डिसाइड हो गया था वही चलेगा। ह्यूज कॉस्ट, जो स्मॉल बिजनेस है उनके बस की बात नहीं है प्लानिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना, इसमें बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हर लेवल पर मैनेजर्स प्लानिंग में लगते हैं,
सबकी अलग, हर डिपार्टमेंट की अलग प्लानिंग है, हर लेवल पे अलग प्लानिंग है। और ये स्मॉल बिजनेसेस के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है प्लानिंग में ना, ऐसा नहीं एक दिन में हो जाती है, बहुत सारा, क्योंकि आपको अगले लगभग साल, 10 साल, 20 साल तक की प्लानिंग्स देखनी पड़ती हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये प्लानिंग का प्रोसेस। डज नॉट गारंटी सक्सेस। और प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिले आपको। जैसे कि आपने प्लान कर लिया कि आपको क्लास, सीबीएसई बोर्ड क्लास में आपको टॉप करना है, राइट, लेकिन ये तो आपका प्लान है ना, आपने उसके लिए मेहनत भी की, चलो, लेकिन जरूरी आप टॉप कर दोगे? नहीं, टॉप पर तो कोई एक ही होगा, कभी कभी 2-3 लोग हो जाते हैं, लेकिन जरूरी क्या, गारंटी थोड़ी है कि आप कर ही जाओगे, राइट। लेकिन आपने प्लानिंग कर रहे हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे इस प्लानिंग में, राइट। तो इसमें गारंटी नहीं होती है सक्सेस की। प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस, उसके बाद डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अलग अलग आपको रिसोर्सेज से लेके अलग अलग प्लान्स बनाने पड़ेंगे, राइट। डेवलपिंग प्रेमिसेस, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, राइट। जो भी उसके लिए तरीका है उसको अचीव करने का, उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उसके लिए आपको एक तरीका तो आपको पता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए और भी तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। आपने 1 करोड़ का टर्नओवर करना है इस साल के आखिर में, क्या क्या तरीके हैं उसके? कि आप अपनी सेल्स को बढ़ा दो, राइट, या फिर आप अपने प्राइस कम कर दो। सेल्स को बढ़ाया था उतना ही भाव पे, प्राइस कम करो तो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ जाएंगे। या फिर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा दो, प्रोडक्शन इतना बढ़ाओ कि आप हर जगह सप्लाई करो, सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट दिखे पूरे मार्केट में, बाढ़ आ जाए आपके प्रोडक्ट की, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो अपना टर्नओवर अचीव करने के लिए? अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करो और कुछ इनोवेटिव चीजें ऐड करो अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो बहुत सारे तरीके हैं इस 1 करोड़ के टर्नओवर को अचीव करने के लिए। तो इसका जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि बहुत सारे तरीकों को ढूंढोगे, कौन से मेथड्स है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के। फिर फोर्थ में क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव्स, ये जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर दिया इसको अचीव करने के लिए जितने भी तरीके हैं उनको स्टडी करो और उनमें से चूज करो, 5th में जाके उनमें से चूज करो कौन सा बेस्ट है। 6th में इम्प्लीमेंट करो जो प्लान आपने बनाया है, ये जो ऑब्जेक्टिव को 1 करोड़ का टर्नओवर है इसको अचीव करने के लिए जो प्लान आपने पसंद कर लिया उसको इम्प्लीमेंट कर दो। फॉलो अप एक्शन क्या रहेगा, मॉनिटर करते रहो कि जिस हिसाब से प्लान किया था उसी हिसाब से जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो याद करने के तरीके क्या है, कैसे याद होगा? तो ओ से ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले क्या करो, ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। फिर सेकंड में क्या है, प्रीमिसेस, ओ पी। थर्ड में क्या है, आइडेंटिफाई, आई। फिर फोर्थ पे है इवैल्यूएट, ई। फिर है सेलेक्ट, एस। फिर है इम्प्लीमेंट, अब इम्प्लीमेंट कर दो। फिर है फॉलो अप एक्शन। तो इनिशियल लेटर से एक स्टोरी बना लो, OPIESIF। इन इनिशियल लेटर्स का रट्टा मार लो, प्रोसेस याद हो जाएगा। मैंने अपने सीबीएसई जब मैं क्लास 12 में थी मैंने ऐसे ही याद किया है और मैं स्टेट टॉपर थी, मैंने हरियाणा में स्टेट टॉप किया था कॉमर्स में। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी थ्योरी को पढ़ने की। थ्योरी सब्जेक्ट का पढ़ने का बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि आपको हर टीचर का मेथड समझ नहीं आएगा। अगर मेथड समझ आएगा तो बहुत बारी आपके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट नहीं होगा। और कुछ लोगों का ना सबका याद करने का तरीका अलग होता है ना, जैसे मैं रट्टाफिकेशन में बहुत बुरी हूँ, मुझसे रट्टाफिकेशन नहीं होता है। तो और थ्योरी में होता क्या, रट्टा ही तो मारना होता है। तो अगर मेरे जैसे स्टूडेंट हो आपसे नहीं हो पाता है तो आप समझकर याद करो, रटो मत, उसको समझकर याद करो। फिर इसके इनिशियल लेटर से एक स्टोरी बना लो अपने आप से, कोई भी जो आपको रिलेट कर पाओ, जिससे आप उस स्टोरी को याद रखो। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लान, मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट की, अगर इसमें नहीं पढ़ना है आपको वहां से भी कवर कर सकते हैं, विद इन मिनट ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जो वन टाइम होते हैं, एक इवेंट या प्रोजेक्ट के लिए है, इवेंट खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, प्लान खत्म। नॉन रिकरिंग, ये रिपीटेटिव नहीं होते, नेचर में रिपीट नहीं होते, ये जो एक्टिविटीज रिपीट नहीं होती उनके लिए हम सिंगल यूज प्लान बनाते हैं, क्योंकि दोबारा तो होगी नहीं वो सिचुएशन, आज ही आई है उसके लिए अभी प्लान कर लिया, बात खत्म, अब दोबारा थोड़ी आएगी वो लाइफ में, वो सिचुएशन कभी नहीं आएगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, राइट। ये पूरी लिस्ट है। रिपीटेड कौन से होते हैं, जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं,
सिंगल यूज प्लान मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं? वो उन एक्टिविटीज के लिए प्लान्स होते हैं जो रेगुलरली बिजनेस में पीरियड ऑफ टाइम पे अकर होती हैं, जो रेगुलरली होती रहती हैं, जो एक्टिविटीज बिजनेस में, उनके लिए हम स्टैंडिंग प्लान्स यूज करते हैं, जो कि होते हैं रिपीटेड यूज प्लान्स, जिनको बार बार यूज करेंगे जिन प्लान्स को। इन प्लान्स को एक बार ही बना लिया जाता है और जब जब बिजनेस को जरूरत पड़ती है इनको मॉडिफाई कर लेते हैं, बाकी ये हमेशा चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिसीज वगैरह में इन प्लान्स को यूज करते हो। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट के बेसिस पर भी आप प्लान को क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये क्या होता है? डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। कोई फ्यूचर पोजीशन जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है फ्यूचर में। जैसे मैंने बोला था मेरी कंपनी 1 करोड़ का टर्नओवर करे अगले साल, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 1 करोड़ टर्नओवर करना है अगले साल, राइट? ये वो पोजीशन है जो बिजनेस अचीव करना चाहता है इन फ्यूचर। अब आइए स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी क्या होती है? इट विल ऑल्सो रेफर फ्यूचर डिसीजंस। जो फ्यूचर में हम डिसीजंस लेंगे, अभी से प्लान कर लेते हैं ना। प्लानिंग में क्या होता है? अभी से प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं हम कि हम फ्यूचर में कैसे डिसीजंस लेंगे ताकि डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में हम फ्यूचर में कैसे डिसीजंस लेने वाले हैं बिजनेस की डायरेक्शन को देखते हुए। फिर पॉलिसीज क्या होंगी? जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, गाइड थिंकिंग और चैनल एनर्जी टू एड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन की तरफ पूरी एनर्जी को ले जाने के लिए गाइड जैसे काम करती है पॉलिसीज। प्रोसीड्यूर क्या होता है? प्रोसीड्यूर्स क्या होते हैं? रूटीन स्टेप्स होते हैं ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को कैसे कैरी आउट करना है, रूटीन एक्टिविटीज को। फिर रूल्स क्या होते हैं? ये रूल्स आपको भी पता है, जैसे लॉ एंड रूल्स। तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो बताती हैं कि क्या करना है। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? डिटेल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट? ये बताते हैं ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीड्योर्स या मेथड्स, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज जिनकी जरूरत पड़ेगी, और बजट जो भी इम्प्लीमेंट करना है हमें, वो सब किसके अंदर दिया गया होता है? प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। फिर आइए बजट के ऊपर। बजट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स में जब आप एक्सप्रेस कर देते हो किसी भी स्टेटमेंट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट की फ्यूचर में हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है किसी एक्टिविटी से, उसको हम जब न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखते हैं तो उसको हम बजट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्स एंड फिगर, जैसे हम कॉस्टिंग में पढ़ेंगे बजट, राइट? उसमें हम बजट्स को पढ़ेंगे जब हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे। बजट क्या होता है? उसके अंदर दे रखा है आपको बजट, यूनिट्स में भी हो सकता है, सेल्स में भी हो सकता है। न्यूमेरिकल टर्म्स में जब आप नंबर्स में बता देते हो आपका रिजल्ट क्या आएगा, जैसे आप अभी बता दो कि अभी जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स 2.5 लाख हो जाएंगी 1 वीक के अंदर। तो ये आपने क्या बोला? फ्यूचर में कितना अचीव करोगे आप? 2.5 लाख सेल्स अचीव करोगे 1 वीक के अंदर। तो आपने नंबर दे दिया ना 2.5 लाख, आपने नंबर दे दिया 1 करोड़। तो ये तो नंबर है। जब आप नंबर दे देते हो तो क्या करते हो? आप बजट दे देते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।